लोग शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है ये लिखा हुआ है, लेकिन इसे समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक होती है हमारी फैक्ट्री इनकम और एक होता है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, फैक्ट्री इनकम का है ना ये। फैक्ट्री इनकम का क्या मतलब होता है? फैक्ट्री इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं पहले ये देखो। फैक्टर प्रोडक्शन होती है हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारे एंटरप्रेन्योर। ठीक है भाई, एंटरप्रेन्योर। अब एक चीज और समझो, ये सारे होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन। ये कौन से सेक्टर में होते हैं? ये होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, उन सब के बारे में। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम जैसे लोग जहां पर रह रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, वो था हाउस होल्ड सेक्टर। हमारे पास ही लैंड है, हम ही लेबर है और हमारे पास ही पैसा होता है, हम ही एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, हमारे पास एक और सेक्टर है जो क्या है, जिसका नाम क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। जिसका नाम क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब समझो, हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के चैप्टर की, मतलब कि भाई प्रोडक्शन होगी। ठीक है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन करता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से करता है। क्या करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर? लैंड को किराए पे लेगा, ठीक है, या खरीद लेगा। मान लो किराए पे ली तो लैंड के बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या देगा? वो रेंट देगा। ठीक है, लेबर अगर हायर करेगा तो उन्हें वेजेस देगा, बिल्कुल। और अगर किसी का पैसा लिया है तो उसे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। और अगर एंटरप्रेन्योर ने अपनी सर्विसेज दी तो उसके बदले में एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है ना। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, अब जो ये फैक्टर प्रोडक्शन है, इन्होंने जो काम किया उसे हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम मिली है, ये सारी इनकम मिली है, इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होगी कि भाई फैक्टर प्रोडक्शन जो सर्विसेज देते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उन सर्विसेज के बदले में जो उन्हें इनकम मिलती है वो होती है फैक्टर इनकम। बस, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बात खत्म। ठीक है, तो फैक्टर इनकम तो समझ गए। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब कि कोई इंसान हमारे देश में 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा है, उसके अलावा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है देश के लिए। ठीक है, उससे हम कहेंगे क्या? नॉर्मल रेजिडेंट है। क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि भाई वो हमारे देश में ही काम कर रहा है, हमारे देश में ही कमा रहा है, हमारे देश में ही खर्चा कर रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बंदा हमारा है नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो भाई ये है इंडिया। अब इंडिया में तो हमने समझ लिया कि अगर कोई इंसान नॉर्मल रेजिडेंट कब होता है? नॉर्मल रेजिडेंट कब होता है? जब वो इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा है प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? रेजिडेंट। ठीक है, अगर कोई इंसान इंडिया से बाहर रहता है, मान लो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्या उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के फेवर में हो। जैसे जैसे मान लो कि भाई ये है कनाडा, जैसे ये है कनाडा, कनाडा में है एक इंडियन एम्बेसी। क्या है? इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, अब इंडियन एम्बेसी जो है, ठीक है, इसमें जो काम कर रहा है वो इंसान भी इंडियन है, हमारे ही देश का रहने वाला, हमारे ही एम्बेसी में कनाडा में काम कर रहा है। अब देखो पैसा कौन दे रहा है? हमारी सरकार दे रही है। किसे मिल रहा है? हमारे बंदे को मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो हमारा ही काम कर रहा है। मतलब जो फैक्टर, जो सर्विसेज वो दे रहा है वो भी हमारे फेवर में, जो पैसा उसे मिल रहा है वो भी हमारे फेवर में, तो उसे हम कहेंगे कि वो भी बंदा है हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट। वो भी हमारे लिए क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। बस, नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लो कि भाई इंडिया में, इंडिया के अंदर ही, ठीक है, कोई फॉरेन एम्बेसी है। ठीक है, फॉरेन एम्बेसी है जहां पर हमारे लोग या कोई भी इंसान काम कर रहा है, तो कोई भी अगर पर्सन उसमें काम कर रहा है तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एम्बेसी है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर एम्बेसी है, इंडिया में ही लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही खर्च कर रहे हैं, तो भाई वो इंसान तो नॉर्मल रेजिडेंट ही माना जाएगा। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मतलब होता है कि हमारे देश के लोगों के द्वारा जितना भी पैसा कमाया गया है उसका टोटल कर दो। क्या बोला मैंने? जितना भी हमारे देश के लोगों के द्वारा पैसा कमाया जा रहा है उसे हम टोटल कर दो। बात समझिए। अब समझो, अब थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई कौन से लोग पैसा कमा रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं वो पैसा कमा रहे हैं। कौन सा पैसा कमा रहे हैं? फैक्टर इनकम कमा रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम एक पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर साल के अंदर, और उस सारी इनकम को जब हम टोटल कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। हमने बात की थी फैक्टर इनकम की।
फैक्टर इनकम क्या होता है कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में कोई इनकम मिलती है, लेकिन अगर हम लोगों ने कोई काम किया ही नहीं, फ्री में ही हमें कोई इनकम मिल गई, है ना। जैसे मान लो आपके घर में कोई आपका मित्र आया, उसने आपको ऐसी जेब में से 50 रुपए निकाल के दे दिए, 100 रुपए निकाल के दे दिए, आप खुश हो गए, आपने कोई काम किया नहीं लेकिन आपको पैसा मिल गया। तो अगर कोई इनकम विदाउट डूइंग एनीथिंग मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, जब कुछ बिना करे ही हमारी इनकम कोई हो जाती है। और ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाते। मतलब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तब हम ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, हमारे पास एक और टॉपिक है, एक है डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है, एक बात करता है नेशनल इनकम की। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है भाई? डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो सारी इनकम जो हमारे देश के अंदर कमाई जा रही है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेजिडेंट के द्वारा कमाई जा रही है या नॉन रेजिडेंट के द्वारा, लेकिन हम उसे कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। लेकिन फिर आएगी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया बात। समझते हैं फॉर्मूले, ठीक है। उन फॉर्मूलों की बेस पर आगे बातें की जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले समझो। फॉर्मूले जैसे मान लो कि हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाता है ऐसे, ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस का मतलब होता है टोटल। फिर आ गया नेट। जहां पर वर्ड यूज हो जाए ना नेट, नेट का मतलब कि कोई ना कोई चीज माइनस होकर आई है, ठीक है। मतलब ग्रोस से कोई ना कोई चीज माइनस होगी तो नेट बन जाएगा, ठीक है। कौन सी चीज माइनस हो जाएगी? डेप्रिसिएशन। इसको समझते रहो, बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर मतलब ग्रोस से आप नेट पर जाते हो तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन अगर नेट से घुमाकर फिर से ग्रोस पर जाना पड़े तो नेट से ग्रोस पर जाना हो तो हम वो ही डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। अब एक और चीज आती है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी फैक्ट्री की कॉस्ट कुछ और है और जिसकी कह लो मार्केट प्राइस कुछ और है। ऐसे ही होता है ना। मान लो किसी चीज का प्राइस फैक्ट्री में है 200 रुपए, लेकिन जब हम मार्केट में उसे बेचते हैं तो उसका प्राइस हो जाता है 250 रुपए या 220 रुपए। तो जो ये इंक्रीज होता है क्या मतलब हम लोगों ने क्या देखना है कि भाई जब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मत क्या करना पड़ता है भाई? इस सिचुएशन में आती है गवर्नमेंट बीच में। गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई तूने तो भी सामान बना लिया, मेरा हिस्सा कहाँ है? मतलब गवर्नमेंट कहती है कि भाई दे ना। गवर्नमेंट ऐसे बोलती है दे ना। गवर्नमेंट कहती है कि भाई टैक्स लगेगा, भाई टैक्स, ठीक है। जो भी तुम्हारा सामान है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो क्या करेंगे हम? इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट में। जब टैक्स ऐड हो जाता है तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिर से हमने बात की नेट, जहां पर नेट वर्ड हो जाए तो वो चीजें कुछ ना कुछ माइनस करके निकली होती है। क्या माइनस हुआ होगा वो समझो। देखो हमारे पास था टैक्स। टैक्स में से हमने अगर कोई सब्सिडी थी तो सब्सिडी को पहले किया माइनस, फिर हमने निकाला नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। समझ गए? अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे वापस जाना है तो वही चीज दोबारा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देंगे। हमने माइनस कर दी, बात खत्म होगी। तो हम आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे भाई? अगली मेन चीज ये हो जाता है डोमेस्टिक। ये हो जाएगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से जाएंगे नेशनल पे। ठीक है अभी डोमेस्टिक से नेशनल पे। डोमेस्टिक मतलब जो देश के अंदर की बात, नेशनल मतलब कि देश के अंदर बाहर दोनों की बात। नेशनल है बड़ा, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। समझ गए? अब समझो क्या प्लस करते हो हम लोग? प्लस करते हैं NFIA, दैट इज नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। अब इसको समझते रहो, बाद में प्रॉपर समझेंगे, लेकिन एक चीज समझना क्या क्या करना पड़ेगा। नेट लिखा हुआ मतलब ये भी वैल्यू कुछ ना कुछ माइनस प्लस करके आई होगी, कुछ ना कुछ माइनस करके आई होगी। तो इसमें क्या माइनस होता है? दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ये क्या होता है इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। अब इसको कैसे समझा जाएगा वो हम लोग बात करेंगे 2 मिनट के बाद। अभी नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। पेंडिंग कर दी हमने इस चीज को आराम से। अब हम एक और चीज, ठीक है, इसको पेंडिंग करते इसको 2 मिनट के बाद समझेंगे, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे एग्रीगेट की, ठीक है। ये अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट की। हम लोग बात क्या करते हैं? हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम टोटल करना किसी चीज का, किसी फॉर्मूले का, किसी इक्वेशन का सम टोटल करना, ठीक है। अब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम में अब देखो नेशनल इनकम क्या होती है? हमारी जीडीपी की बात होती है। नेशनल इनकम किसी भी देश की तब बढ़ती है जब देश में प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है किसी भी चीज की। माना ये जाता है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है उतनी ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ये पी होगा प्रोडक्शन का पार्ट, ये तो होगा कॉमन, ठीक है। प्रोडक्शन हो रही है किस चीज की? प्रोडक्ट की हो रही है, ठीक है। जो भी है प्रोडक्शन प्रोडक्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो अब समझो जो ये प्रोडक्शन हो रही है इसकी वैल्यू हम ग्रोस लेवल पर भी समझ सकते हैं,
हमें पता है ना ग्रोस क्या होता है, हमने भी पढ़ा ऊपर, ग्रोस लेवल पे समझ सकते हैं, उसकी नेट वैल्यू भी समझ सकते हैं, पता है हमें नेट वैल्यू कैसे आएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को हम अगर पूरे देश के अंदर बेच रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक, और उसी प्रोडक्ट को अगर हम देश के बाहर की बात करेंगे, देश के अंदर और बाहर दोनों की बात करेंगे, तो वो हो जाता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। अगर उसी प्रोडक्ट की अगर हमें वैल्यू चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, तो वो भी मिल जाए। और जब हम लोग इन सभी चीजों को एग्रीगेट करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 इक्वेशन आती है, टोटल 8 आती है, मतलब 4 इधर आएगी और 4 इधर आएगी। एक में हम बात करेंगे देश के अंदर की, एक में बात करेंगे हम सारी चीजों की, ठीक है। इन सब में प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पर डोमेस्टिक है, ठीक है, तो डी सेम है, डी सब में सेम आएगा, यहाँ पर एन सब में सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रोस, ये हो गया नेट, ये भी हो गया, ये ग्रोस, ये हो गया नेट, ठीक है। तो और क्या अभी, और यहाँ पर भी सेम करते हैं, यहाँ पर ग्रोस जीएनपी है तो नहीं, यहाँ पर नेट, यहाँ पर ग्रोस, यहाँ पर नेट, और यहाँ पर हमारे पास आएगा मार्केट प्राइस, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्ट्री कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। हम लोगों ने ये क्यों समझा, क्यों निकाला, ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं। तो इसे बोलते कैसे जाते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हुआ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी होगा, जीएनपी होगा। जब अब देखो ये क्या है, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम, और एनडीपी, एनडीपीएफसी होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। इनकम कैसे पता लगी, ये बीच में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज नेशनल इनकम, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज डोमेस्टिक इनकम। बात खत्म होगी, पता लग गया ना भाई नेशनल इनकम कहां पर है, डोमेस्टिक इनकम कहां पर है, ठीक है। हम लोगों ने ये समझना है, ये जो लिखा है ना, इसको समझने के लिए एक चीज और होती है, हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या बोला जाता है कि भाई डोमेस्टिक जो इनकम है ना, जो डोमेस्टिक इनकम है, तुम उसे क्या करो, कन्वर्ट कर दो किसमें, नेशनल इनकम में, किसमें, नेशनल इनकम में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एनडीपीएफसी को तुम कन्वर्ट कर दो एनएनपीएफसी में। कौन सी चीज इन दोनों में जो सिमिलर नहीं है, एन सिमिलर है, एन सिमिलर है, पी सिमिलर है, पी सिमिलर है, एफसी 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 एफसी, लेकिन यहां पर डोमेस्टिक है, यहां पर नेशनल है। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाएंगे तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी बात करेंगे, मतलब इसे अगर हम इसे समझ लेंगे तो इसे भी समझ लेंगे, बात होगी। अब मान लेते हैं कि भाई एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर चाहे कोई रेजिडेंट हो चाहे कोई नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो कोई भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है और उसके टोटल को हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम समझ गए, हमारे देश के अंदर जो भी इनकम होती है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब हम लोगों ने एक वर्ड सुना था दैट इज नॉर्मल, क्या सुना था, हम लोगों ने सुना था नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो नेशनल इनकम में वही इनकम आती है जो नॉर्मल रेजिडेंट कमाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये समझ लिया। अब कोई इंसान है, मान लो कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिलाई कहां करता है, इंडिया में करता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बात करेंगे कि एक तो ये रेजिडेंट जो है और दूसरा ये वाला बंदा जो है, इसकी इनकम का जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम में कैलकुलेशन सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की होती है, नॉन रेजिडेंट की नहीं होती, ठीक है। क्योंकि भाई डोमेस्टिक इनकम, जितनी भी डोमेस्टिक इनकम है जो पूरे देश की है, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ इसे और माइनस कर देता हूँ इसे, ऐड कर देता हूँ मैं एक्स वाली इनकम और माइनस कर देता हूँ मैं नॉन रेजिडेंट की इनकम। क्या मैंने कुछ गलत बोला, नहीं गलत बोला ना। अब समझो इसको हम इनकी फॉर्म में लिखते हैं, देखो इसकी इनकम, कोई बाहर वाला बंदा हमारे देश में इनकम दे रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। इसकी इनकम को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और जो हमारे नॉन रेजिडेंट द्वारा कमाई गई इनकम है उसने भी तो फैक्टर इनकम ही कमाई है, बस फर्क क्या है, उसकी इनकम हमारे देश में कैलकुलेट नहीं होगी, वो उसके देश में कैलकुलेट होगी, तो वो होती है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बात खत्म हो गई है। अब जब इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो वो क्या होता है, वो होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तो हमारी बन जाती है नेशनल इनकम। बात खत्म है, बात खत्म है।
हमने क्या कहा कि डोमेस्टिक में जब हम नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमारी नेशनल बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम? नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड, फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड, बात खत्म होगी। अब हम लोग समझते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कांसेप्ट। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे कि जीडीपी होता क्या है। हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये मतलब क्वांटिटी का मतलब कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की गई है वो सारी होती है क्वांटिटी, और जिस प्राइस पर की जाती है वो होता है प्राइस, और इन दोनों का प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी टोटल जीडीपी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, हमारे पास है दो जीडीपी, एक है नॉमिनल जीडीपी, एक है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है कि हम जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं लेकिन करंट ईयर के प्राइस पर, मतलब करंट ईयर के मार्केट प्राइस को जब हम इसी साल जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉमिनल जीडीपी। समझ लिया? अब एक चीज और समझो, अगर मान लो मैं कहूं कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो आउटपुट बढ़ रही है बहुत ज्यादा, दूसरा रीजन या तो प्राइस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। चाहे आउटपुट बढ़े चाहे प्राइस बढ़े, नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ेगी। हम लोगों ने ये सुना था कि जीडीपी बढ़ने का मतलब हमारे देश में ग्रोथ होती है। ठीक है, ये समझा। लेकिन अगर तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से हम लोग ये मानते हैं कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उतनी इनकम जनरेट हो रही है, उतनी कंजप्शन हो रही है, उतनी सोशल वेलफेयर हो रहा है, उतनी ही ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का एक ही रीजन बनता है कि प्रोडक्शन होना ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की, जो ये है क्वांटिटी। लेकिन अगर मान लो कि भाई किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो तो भाई पॉजिटिव चीज नहीं है। तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो अच्छा नहीं है। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो हमें रियल इमेज नहीं बताती भाई, वो उसका हमें बेनिफिट नहीं हो पाता। अब अगर ये बढ़ रहा है तो हमें ये पता ही नहीं लग रहा वो किसकी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो किसकी वजह से बढ़ रही है हमें नहीं पता लग रहा है। तो भाई हम नॉमिनल जीडीपी को जस्ट पढ़ रहे हैं लेकिन इसका फायदा वगैरह हमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसकी कंपैरिजन हमारे पास आती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में इस साल प्रोड्यूस हुए उसको हम जो पुराने साल का एक कांस्टेंट प्राइस होगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसमें प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और जितनी क्वांटिटी में चेंज आता है वो लिख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारे लिए रियल जीडीपी बहुत ज्यादा बेनिफिट चीज है इन कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी। समझ लिया? आसान है, बहुत आसान है। और इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे नॉमिनल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट प्राइस, क्योंकि हम करंट प्राइस पे करते हैं। वैसे ही रियल जीडीपी का नाम होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्राइस को कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, उसमें क्या कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास जो नॉमिनल जीडीपी है ना उसे तुम रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर दो। उनको पता लग गया कि बेनिफिट कोई नहीं है, पर तुम ऐसा करो कन्वर्ट कर दो। अगर नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को हम ऊपर रख लेते हैं, नीचे रखते हैं प्राइस इंडेक्स, एक प्राइस इंडेक्स तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अगर वैसे ही उन्होंने ये कह दिया कि रियल जीडीपी को तुम नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट कर दो तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, बहुत आराम से निकाल सकता हूं। जैसे मान लो रियल जीडीपी लिखा हुआ है, मैंने रियल जीडीपी लिखा, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी मैंने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को मैंने वैसे ही रहने दिया, जो प्राइस इंडेक्स है उसको मैंने ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स, और 100 जो मल्टीप्लाई में था उसको मैं नीचे डिवाइड में ले गया, डिवाइड बाय 100। तो अगर मुझे रियल जीडीपी को भी निकालने को कहा तो वो भी मैं आसानी से निकाल दूंगा। ठीक है, ये भी हो गया बात क्लियर। इसके बाद एक और टॉपिक होता है जो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, हम लोगों ने ये कहा कि जो भी जीडीपी की वैल्यू निकलेगी वो प्राइस के हिसाब से भी निकलेगी। हम लोगों ने ये कहा कि जीडीपी की वैल्यू निकालने के लिए क्वांटिटी और प्राइस दोनों देखी जाएगी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर ये बोलता है कि मान लो कि 2000 जो 10 है उसमें तुम्हारी जीडीपी थी 600, और 2000 जो 15 है उसमें तुम्हारी जीडीपी हो गई 660। ठीक है, अब जो ये जीडीपी निकली ये जिस प्राइस पे निकली ये किसी ना किसी प्राइस पर निकली होगी, और जो ये जीडीपी निकली ये भी किसी ना किसी प्राइस पर निकली होगी। तो वो ये बोलना चाहता है कि इस जीडीपी के कंपैरिजन इस जीडीपी के अंदर क्या फर्क पड़ा। मतलब
कि हमें ये कहा गया है कि जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब कि पुरानी वाली जीडीपी को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं ये कहूं कि जीडीपी एट करंट प्राइस को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं नॉमिनल जीडीपी भी बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, नॉमिनल जीडीपी भी बोल सकता हूं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को मैं रियल जीडीपी भी बोल सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, आराम से आसानी से निकल जाता है। जैसे मान लो 2010 में कितनी थी भाई, 2010 में था 600, तो कांस्टेंट में कितना है 600, 2015 में कितना था जीडीपी हमारा 610 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो कितना फर्क हुआ, ये हो गया 110, मतलब कि 10% का प्राइस में इंक्रीमेंट आया, मतलब 2015 में 10% का प्राइस का इंक्रीमेंट आया इन कंपैरिजन टू 2010, बात खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई सिंपल आसान, ठीक है। हमारे पास एक और टॉपिक आता है इसके बाद, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा वेलफेयर ऑलवेज बढ़ेगा। क्यों, अगर जीडीपी बढ़ेगी इसका मतलब कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। अगर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। लोग ज्यादा चीजों की डिमांड कब करते हैं, जब वो ज्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, मतलब उनकी इनकम भी ज्यादा होगी। और अगर किसी देश में लोगों की इनकम ज्यादा है तो उसका पर कैपिटा इनकम जो आपने सुना होगा वो भी ज्यादा होगा। और अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, देशवासियों की इनकम ज्यादा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी ज्यादा है। अगर एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, सारे इंसानों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो मतलब पूरे देश की क्या है, ग्रोथ भी ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसे हम कहते हैं वेलफेयर हो गया है हमारे देश का। तो जीडीपी का रिलेशन जो होता है वो वेलफेयर से ही होता है, ठीक है। हम लोग ने ये समझ लिया कि जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब वेलफेयर भी हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा, जिसे हम लिमिटेशन कहते हैं, ठीक है। पहली चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब हम लोगों ने सुना है कि भाई अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो अनइक्वल तरीके से हो रही है। जैसे मान लो कि किसी इंसान ने कोई लेबर को हायर किया, उसके पैसे मांग लेते हैं, उसे पैसे नहीं देते, पैसे कम देते हैं, काट कर दे देते हैं, और ये सब रीजन होने के कारण क्या है कि प्रोडक्शन तो पूरी हो रही है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरी जैसे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या, जैसे मान लो हमने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, समझ लिया। लेकिन अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज से डिफेंस फोर्सेज वगैरह गोला बारूद बंदूकें वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे लोगों की सिक्योरिटी होती है, लेकिन लोग क्या इसको कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं भाई। लोगों का वेलफेयर कैसे बढ़ेगा अगर वो कोई चीज को खरीद नहीं सकते, खा नहीं पाएंगे, पी, इसका जब इस्तेमाल होगा तब इस्तेमाल होगा। अब के लिए लोग क्या करें, तुम खाने के लिए सामान बना रहे, सिर्फ बंदूकें बना के बैठे हो, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। क्या भी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कुछ ऐसे इलाके अभी भी जहां पर पैसों के अलावा कुछ लेन देन, देखिए जहां पर बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम अभी भी चलता है। जैसे मान लो कि लेबर को बुलाया, किसी इंसान ने लेबर को बुलाई, काम करवाया, काम करवाने के बाद उसे क्या किया, एक थैली चावल देकर भेज दिया। अब इतना सारा काम करवा लिया, प्रोडक्शन बहुत करवा लिया, वेलफेयर क्या हुआ लोगों का, चक के छोटी सी चीज दे दी। ये बार्टर सिस्टम अभी भी कई जगह पर चल रहा है। तो इस चीज के कारण हम लोग क्या है, अच्छे से अपनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग ये नहीं चेक कर पाएंगे भाई कितनी जीडीपी एक्चुअल में बढ़ी है, कितना वेलफेयर एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि भाई इंसान का वेलफेयर हो रहा है लेकिन उसके बदले में वो कुछ पेमेंट नहीं कर रहा है। जैसे जैसे पहली चीज हम मान लेते हैं कि भाई इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह है जहां पर एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, या मान लो कि वहां पर कोई ना कोई वेस्ट हो जाता है जो वो रिवर वगैरह में डाल देते हैं, मतलब वो काम खराब कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कोई पेनल्टी पे करनी थी, वो पेनल्टी कोई पे नहीं कर रहे, मतलब वो खुद की प्रोडक्शन के चक्कर में लोगों का वेलफेयर खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज वो उसके बदले में कोई पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज खराब हो जाती है, तो ये तो गलत बात है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मान लो कि मेरा कोई नेबर है, ठीक है, मेरा कोई नेबर है, उसने बहुत अच्छा गार्डन बनाया, उसके गार्डन को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब कि भाई मेरा वेलफेयर हो रहा है, लेकिन क्या मैं उस इंसान को उस चीज को देखने के लिए कोई पैसा दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, वेलफेयर हो रहा है लेकिन कोई पैसा दिया। तो ये एक्सटर्नलिटीज का पार्ट होता है, सिंपल ये होता है लिमिटेशन का पार्ट, ठीक है। ऐसे ही करते करते हमारा सारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर अभी तक आप लोग ये देख रहे हैं तो लाइक कर दे, अगर कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझ आया कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। थोड़ा बहुत बंदा काम कर लेता है।